हेलो ऑल। तो हम लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। आप लोगों ने कैपिटल बस्टिंग टर्मिनोलॉजी तो पहले बहुत सुनी हुई होगी, राइट? जब आप लोग ट्वेल्थ में भी चैप्टर पढ़ते थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तब भी आप लोगों ने पढ़ा था फाइनेंसिंग डिसीजन में इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, उसमें कैपिटल बस्टिंग एक डिसीजन होता है। तो बेसिकली कैपिटल बस्टिंग डिसीजन क्या है हमारे लिए? ये हमारा एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, कैपिटल बजटिंग, जो हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बनाते हैं। एंड इट डील्स विद फिक्स्ड असेट्स। जितने भी हमारे फिक्स्ड असेट्स होती हैं उनसे ये डील कर रहा है। फाइन। तो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये डिसीजन? वाई कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इज सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट इंक्लूड्स ह्यूज कॉस्ट। एक आपका बिग अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है। big amount of money, or we can say funds, are involved in your assets. That's why capital budgeting decision is very important. ठीक है। अब कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में हमें लेना क्या होता है, हमें करना क्या होता है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हमारा इस बात से रिलेट करता है कि आखिर लॉन्ग टर्म में ये असेट्स हमें फ़ायदा करेगी या ये प्रोजेक्ट हमें फ़ायदा करेगा, बिकॉज it involves a huge amount and this is irreversible. This is irreversible decision. ऐसा तो नहीं है ना, if you purchase a t-shirt and you don't like it, then you can pass it to your friend or your brother, sister, anybody, कि चलो भाई ये 500 रुपये की टी शर्ट थी, मुझे पसंद नहीं आ रही है। बट इफ़ यू परचेज अ कार, तुमने 8 लाख की कार खरीदी, अब तुम घर आए, तुमने 10 किलोमीटर चलाई एंड नाउ यू डोंट लाइक इट। चलो ठीक है, किसी को दे देते हैं। कैन यू डू दिस? नो, यू कांट डू दिस। मीन्स दिस डिसीजन इज इरिवर्सिबल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट। तो आपने एक बार ले लिया तो आपने ले लिया, मतलब अब ऐसा नहीं है कि लड्डू पसंद नहीं आ रहा तो मत खाओ, ठीक है ना? तो ये तो आपको झेलना पड़ेगा। तो अब ताकि वो झेलने में आपको रोना ना आए, इसके लिए आपको बड़ा सोच समझ के ये डिसीजन लेना पड़ेगा। और इस डिसीजन को लेने में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? क्योंकि आप फ्यूचर को देख के ले रहे हो, एंड फ्यूचर क्या है? फ्यूचर है अनसर्टेन। एक अनसर्टेन टाइम के लिए जिसका प्रिडिक्शन इज टफ। इम्पॉसिबल तो देखो कुछ होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बट हाँ, दिस इज टफ। फ्यूचर अनसर्टेनिटी है। फ्यूचर को हम अगर प्रिडिक्ट करते भी हैं तो दिस इज़ वेरी टफ, और इसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए एंड बहुत फोर साइटेडनेस चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको हर जितने भी कॉन्स हैं उन कॉन्स को आपने सेट असाइड करना पड़ेगा एंड हाउ टू क्योर दैट, उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हो। So capital busting decision is a very important decision for any organization. It doesn't matter कि हमारी तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, करोड़ों की ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? या एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हो जो एक छोटी सी शॉप चला रहा है, उसको भी सोचना पड़ेगा। तो ये डिसीजन हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर एक रिलायंस जैसी कंपनी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो एक स्मॉल स्ट्रीट वेंडर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट है ही, इन एनी हाउ ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ वेरी ह्यूज कॉस्ट। अब किस किस तरह के कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हो सकते हैं हमारे पास? अगर हम बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, अगर हम बात करें कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की, तो हमारे पास दो तरह से ये डिसीजन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फ्रॉम दी point of view of firm's existence,
फॉर्म की एग्जिस्टेंस क्या है। अकाउंटेंसी में हमने पढ़ा ही है कि एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है, जिस कॉन्सेप्ट में हमें मान के चलते हैं कि फॉर्म विल गो फॉर अ indefinite period and we are not going to about to close in the near future। ठीक है। दूसरा, अब फॉर्म के एग्जिस्टेंस में हमारे पास ये फॉर्म एक न्यू फॉर्म है या ये एक एग्जिस्टिंग फॉर्म है, क्योंकि न्यू फॉर्म को तो ये देखना है कि हमारा जो सिलेक्शन ऑफ प्लांट है वो कैसा है। भाई आप बिल्कुल फ्रेश वेंचर स्टार्ट कर रहे हो तो आप इनिशियल स्टेजेस पे, अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी इकोनॉमिक्स को यूज़ करें तो जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है उसकी फर्स्ट स्टेज पे आप वर्क कर रहे हो, तो पहली स्टेज पे वर्क करते समय आपको ये देखना है कि आपके फिक्स्ड फैक्टर्स का यूटिलाइजेशन बेस्ट वे में कर सकें। आप अगर अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं भी कर रहे हो तो भी अपने वेरिएबल फैक्टर्स को, जो वेरिएबल कॉस्ट है, एटलीस्ट उसको तो कवर कर ही लो ताकि आप आगे सर्वाइव कर सको। तो सर्वाइविंग के लिए आपको इतना इस तरह से जुडिशियली सिलेक्ट करने हैं अपने प्लांट को और बाकी सारे डिसीजंस को कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट एटलीस्ट कवर हो जाए। ठीक है। लेकिन एक एग्जिस्टिंग फॉर्म को और भी तरह के डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। लाइक मेरे पास ऑलरेडी एक प्लांट है तो हो सकता है मुझे उसे रिप्लेस करने की ज़रूरत हो सकता है मैं उसको एज इट इज़ रखूं और मुझे उसके मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत हो सकता है वो तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मुझे बस एक्सपेंशन करना है। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूँ अपने कंप्यूटर सिस्टम का, तो मेरे कंप्यूटर सिस्टम में हो सकता है मेरी स्क्रीन अच्छी नहीं हो तो मुझे स्क्रीन को रिप्लेस करना हो सकता है कि मेरा सीपीयू थोड़ा पुराना हो गया है तो मुझे सीपीयू को नया करना है, उसको अपग्रेड करना है। या हो सकता है मुझे एक्सपेंशन करना है, मतलब मुझे अपने इसके साथ एक साउंड कार्ड अच्छा सा लगाना है, मुझे प्रिंटर भी लगाना है। या डाइवर्सिफिकेशन, मतलब मेरा एक तो चल ही रहा है, अब मुझे डाइवर्सिफाई करना है एक अलग तरह के प्रोडक्ट में, मुझे अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना है अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करके, न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर करके, न्यू प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करके, न्यू कस्टमर्स को लेकर। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन क्या आती है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिसीजन सिचुएशन। डिसीजन सिचुएशन मीन्स हमें ये डिसाइड करना है कि इस प्रोजेक्ट 1 बेटर और प्रोजेक्ट 2 बेटर। फाइन। तो वो डिसीजन सिचुएशन में अब हमारे पास क्या क्या सिचुएशंस आती हैं, 3 तरह की सिचुएशंस है इसमें भी हमारे पास। एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन, मतलब वो डिसीजन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हम दो या दो से ज़्यादा जो भी प्रपोजल है वो, अगर हम पहला एक प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक है कि वो दूसरा प्रोजेक्ट तो रिजेक्ट होगा ही होगा। ठीक है। मतलब मेरे पास 1 और 2 और 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब इन 3 ऑल्टरनेटिव्स में मुझे पता है कि इफ़ आई चूज 1 तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल ही है, बिकॉज हम इन सबके बीच में और लगा के बात कर रहे हैं, दिस और दिस और दिस, दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस। दूसरा होता है एक्सेप्ट या रिजेक्ट। हमारे पास एक ही प्रपोजल है, ये एक ही प्रपोजल है, नाउ इधर यू एक्सेप्ट इट और नॉट। फाइन। तो हमें यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करना, एक ही ऑप्शन आया है, आप इसे बताओ एक्सेप्ट कर रहे हो रिजेक्ट कर रहे हो। फिर हमारे पास दूसरा प्रपोजल आया, चलो ठीक है, हो सकता है हम दोनों को ही एक्सेप्ट कर लें, हो सकता है हम दोनों को ही रिजेक्ट कर दें, हो सकता है हम एक को एक्सेप्ट और दूसरे को रिजेक्ट कर दें, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि एक को एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो ही रहा है। दीज आर नॉट कॉम्पिटिटिव, जबकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव है। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट डिसीजन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक अगर हम कोई डिसीजन लेंगे तो उसके
साइमल्टेनियसली हमें दूसरे डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। लाइक हमने अगर ये डिसीजन लिया कि एक न्यू ब्रांच की ओपनिंग करनी है, तो फिर ये बट ऑब्वियस है, अगर ब्रांच की ओपनिंग कर रहे हो तो आपको वहाँ स्टाफ के बैठने के लिए फर्नीचर भी चाहिए, आपको वहाँ एसी भी चाहिए, आपको वहाँ कंप्यूटर्स भी चाहिए, तो आपको वो डिसीजन भी साइमल्टेनियसली लेने ही हैं। तो इन्हें हम कहते हैं कंटिंजेंट डिसीजन विच आर सपोर्टिंग or we can say complementary. If you are taking one decision, then you have to take some multiple decisions along with it. आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, राइट? तो ये हमारे पास अलग अलग कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस हैं। अब हम ज़्यादा थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे ना जाके सीधा इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आते हैं कि आखिर ये सब हम कर तो रहे हैं डिसीजंस, बट कैसे, क्या क्या करें इसके लिए। हम इस डिसीजन के लिए अलग अलग बहुत सारी टेक्निक्स स्पेसिफाई हुई हैं। अब हम उन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, राइट? तो जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं तो टेक्निक्स हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक एंड मॉडर्न टेक्निक्स। जिन्हें हम डिस्काउंटिंग टेक्निक्स भी कहते हैं। ट्रेडिशनल में दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वन इज पे बैक पीरियड and the second is accounting rate of return, that is ARR. ओके, तो हमारे पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये दो हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक आपकी नॉन डिस्काउंटिंग है, इसमें हम डिस्काउंटिंग नहीं लेते। डिस्काउंटिंग वर्ड आपको अगर ध्यान हो तो जो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल के बारे में बात कर रहे थे, ये उसी से रिलेटेड है। तो मॉडर्न टेक्निक्स में हमारे पास आ जाती है NPV, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, then IRR, that is internal rate of return, then आपके पास आ जाता है PI, that is profitability index, फाइन। और एक आपके पास आ जाता है डिस्काउंटिंग पेबैक, मतलब पेबैक हमने उसमें किया, डिस्काउंटिंग पेबैक तुम्हारा इसमें आ जाता है। और लास्ट वन इज नेट टर्मिनल वैल्यू, that is NTV. So these are two techniques, these are 5 techniques. We will do one by one each of these techniques. देखो हर टेक्निक के ना अपने फ़ायदे नुकसान हैं, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये टेक्निक अच्छी है, टेक्निक बुरी है। अब एक फाइनेंशियल मैनेजर का काम ही ये है कि इन सभी टेक्निक में से एप्रोप्रिएट टेक्निक को चूज़ करे कि विच टेक्निक इज़ बेटर फॉर आवर फर्म, बेटर फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये स्टडी करना और ये डिसीजन लेना ही फाइनेंशियल मैनेजर का काम है, ठीक है? तो अब हमारे पास जैसे कि अगर हम पे बैक की बात करें तो इन सब टेक्निक को समझने से पहले थोड़ी सी चीज़ें समझनी और ज़रूरी हैं। एक होता है हमारे पास कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब यहाँ पर है जो रेगुलर कैश कम्स आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। आपने जो भी वो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उससे इनकम कितनी हो रही है आपको, ठीक है? कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, इनकम कितनी हो रही है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। फिर एक हमारे पास इनिशियल कैश आउटफ्लो आता है और एक हमारे पास सब्सिक्वेंट आउटफ्लोज आते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजीज आपको समझना ज़रूरी है। इनिशियल कैश आउटफ्लो मतलब जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है
उस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे अगर आपके कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लग रहे हैं, सेकेंड हैंड है तो रिपेयर्स भी लग सकता है, रिन्यूअल्स भी लग सकते हैं, टू मेक दैट असेट इन यूजेबल फॉर्म। सब्सिक्वेंट आउटफ्लो मतलब टू मेंटेन, आपको उसके मेंटेनेंस कितना करना पड़ रहा है। हो सकता है आपका जो एग्जिस्टिंग प्लांट हो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम हो और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, तो सब्सिक्वेंट आउटफ्लोज में ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर एक आपके पास होता है टर्मिनल इनफ्लो। टर्मिनल मतलब जो आपका इनफ्लो एट द एंड ऑफ वर्किंग लाइफ है, जो आपका एट द एंड ऑफ वर्किंग लाइफ है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल इनफ्लो। ठीक है, ये आपके पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है। इसके बाद अब हम वन बाय वन टेक्निक्स को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो आज हमने सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सीखा है इसका, कि हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है कैपिटल बजटिंग का। अब इसके डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ वैल्यूएशन हम आगे के सेशंस में करेंगे, राइट? ओके।